बांसुर पीजी कॉलेज, MA MSc प्री जोग्राफी, सब्जेक्ट एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट, पेपर फर्स्ट है। इसमें मैं आपको डिटरमिनिज्म अथवा एनवायरमेंटल, इसको हिंदी में कई नाम है, निश्चयवादी भी कहते हैं, पर्यावरणवादी भी कहते हैं, प्रकृतिवादी भी बोलते हैं। लेकिन ये जो डिटरमिनिज्म जो है, निश्चयवादी जो विचारधारा है, ये मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियाँ एवं संप्रदाय रहे हैं, जैसे निश्चयवाद है, संभववाद है, नवनीतिवाद है। लेकिन इसमें निश्चयवादी एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रभावशाली रही है। नियतिवादी मानते हैं कि मानव की जीवन शैली पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश में मानव के व्यवहार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। मानवीय इतिहास, सभ्यता, जीवन शैली या राष्ट्र के विकास की अवस्थाएं पूर्ण रूप से पर्यावरण के भौतिक तत्वों से नियंत्रित होती हैं। मानव निष्क्रिय विकृता है, उस पर भौतिक तत्व सक्रिय होते हैं जो मानव के व्यवहार चिंतन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति को अधिक प्रभावी मानता है वो निश्चयवादी विचारक कहलाता है। अब इसमें निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। निश्चयवादी विचारक कहते हैं कि प्रकृति ही मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाएं निर्धारित करती है। मानव एक कठपुतली के समान है जिसको प्रकृति अनेक प्रकार के खेल खिलाती है। अब इसमें सर्वप्रथम यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के विचारों को यदि अपन अध्ययन करते हैं तो इसमें अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि शीत क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो साहसी होते हैं, बलशाली होते हैं, लेकिन उनमें चिंतनशील प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। और उष्ण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो कमज़ोर, आलसी, लेकिन चिंतनशील प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन शीतोष्ण प्रदेश के जो निवासी होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के जो निवासी होते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये लोग साहसी भी होते हैं और चिंतनशील प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। अब मेरा मानना है कि ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने पूरे विश्व पर शासन किया है। तो ये इस उदाहरण को यदि अपन लेते हैं तो प्रकृति सर्वोपरि है, मानव उसके सामने नगण्य पाया जाता है। अब प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति मानव को अनेक प्रकार के खेल खिला सकती है। अब इसी प्रकार स्ट्रेबो रोमन भूगोलवेता हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक जोग्राफिया उसमें लिखा है कि इटली साम्राज्य की जो संपन्नता है वो वहाँ की जलवायु के कारण ही मानी जाती है, क्योंकि इटली चारों ओर से प्राकृतिक तत्वों से इतना घिरा हुआ है कि वहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी नहीं जा सकता, इसलिए मानना है। और वहाँ की जो जलवायु है वो मानव के लिए अधिक स्वास्थ्यप्रद है। अब अरब भूगोलवेता अल-बर्नी, अल-मसूदी, अल-इदरसी, इब्न खाल्दुन ने पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं का अंतर संबंध बतलाया है और इन्होंने भी कहा है कि प्रकृति सर्वोपरि है, मानव उसके सामने नगण्य होता है। अब इसी प्रकार अल-मसूदी के अनुसार, अल-मसूदी ने जल के प्रभाव क्षेत्रों का अध्ययन किया है। इन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है वहाँ के लोग प्रसन्नचित्त स्वभाव के होते हैं, और जिन क्षेत्रों में जल का अभाव होता है वहाँ के लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये मेरा मानना है। यदि व्यक्ति अपना उपवास रखता है, उपवास के दौरान पानी भी कम पीता है, तो उसका स्वभाव जो होता है वो प्रकृति के अनुसार चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। अब इसी प्रकार चरवाही जो लोग हैं वो खुली हवा में रहने के कारण गठीले शरीर वाले, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। उस समय भौगोलिक चिंतन का प्रमुख केंद्र जर्मन रहा था। निश्चयवाद का जन्म जर्मनी में हुआ है। कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल ने इसका विकास किया था। कांट के अनुसार न्यू हॉलैंड के निवासी की आंखें जो अध खुली पाई जाती हैं, अब उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ की जलवायु के अंदर असंख्य मक्खियाँ होती हैं जो उनकी आंखों के सामने भिन भिनाती रहती हैं।
इसलिए उनकी आँखों की जो प्रवृत्ति है वो अध खुली पाई जाती है। अब यदि उनको दूर की वस्तु देखनी होती है तो अपने सिर को पीठ से स्पर्श करा करके ही देखा जा सकता है। अब इसी प्रकार से साइबेरिया के गिलहरी का यदि अपन उदाहरण लेते हैं, गिलहरी को यदि साइबेरिया के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उसके रंग में मटमैले रंग में परिवर्तित हो जाती है। सफ़ेद गाय ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद रहती है, लेकिन शीत ऋतु आते आते उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्रकृति अधिक प्रभावी होती है। अब इसी प्रकार डार्विन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें भी उसको उन्होंने प्रकृति को अधिक सर्वोपरि माना है। उन्होंने लिखा है कि जगत का कोई भी जैविक तत्व प्राकृतिक छांट प्रकृति द्वारा तभी तक जीवित रह सकता है जब तक वह प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करने में समर्थ होता है। तो इसने कहा है कि कोई भी जीव जीवित तभी रह सकता है जब वह उस वातावरण के साथ अपना अनुकूलन करे। यदि अनुकूलन करने में असमर्थ होता है तो वह प्राकृतिक वातावरण में जीवित नहीं रह सकता। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति अधिक प्रभावी होती है। अब इसी प्रकार हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, इन्होंने अपने ग्रंथ क्रम से कासमास अर्धकुंडे में भौतिक वातावरण की शक्तियों को अधिक प्रभावी माना है और इनका भी मानना है कि पृथ्वी उसके निवासियों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। हम्बोल्ट ने लिखा है कि उष्ण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनकी त्वचा का जो रंग होता है वो काला होता है और शीत क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। तो ये भी प्रकृति के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार रेडजेल डार्विन का अनुयायी था जो योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करता है। संसार के विभिन्न प्रदेशों में मानव के रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण की देन कहा है, जिसके कारण वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। अब रेडजेल को इसका जनक माना जाता है निश्चयवादी विचारधारा का। अब इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा है कि पृथ्वी पर मानव का वितरण अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ही नियंत्रित होता है। यदि जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाए, वितरण या वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन किया जाता है तो उस पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इन्होंने जैविक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है और उस सिद्धांत में भी उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य को इन्होंने एक जैविक इकाई दिया है। प्रत्येक राज्य को यदि जीवित रहना है तो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों पर विस्तार करना होगा। अपने समीपवर्ती क्षेत्रों पर किसी न किसी प्रकार से उनको अपने अधीन करना होगा। तो इस प्रकार से उन्हें एक जैविक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। अब इनकी शिष्य है एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने 1903 में इनकी एक पुस्तक है अमेरिकन इतिहास और उसकी भौगोलिक दशाएं, अमेरिकन हिस्ट्री इट्स जोग्राफिकल कंडीशन, तथा 1911 में भौगोलिक वातावरण का प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रकाशित हुई थी। भूमध्य सागरीय प्रदेश उनका तीसरा ग्रंथ है जिस उसने अपनी पुस्तक की प्रारंभिक पंक्तियों का आरंभ निम्न शब्दों में किया है, मनुष्य भूतल की उपज है। मनुष्य भूतल की उपज है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पृथ्वी ने उसको जन्म दिया है, बल्कि उसका पालन पोषण किया है, उसका विकास किया है, उसको कार्य दिया है। कार्य करने के साथ साथ उसके सामने समस्याएं दी हैं, जैसे सिंचाई की समस्या हो, नौ परिवहन की समस्या हो, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति ने उसको समस्या का समाधान भी सुझाने का प्रयास किया है। अब कुमारी सैंपल ने कहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में कई बार ऊपर नीचे अपने कार्य के लिए आते हैं, तो उनके पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो अधिक प्रबल हो जाती हैं। तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी पैर कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी भुजाएं और उनका जो सीना होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों के अंदर वो मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, तो उनके शारीरिक विकास में अंतर आ जाता है। और नदी घाटी की क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, आसानी से उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यदि अपन देखते हैं तो प्रकृति अधिक प्रभावी है, मानव के सामने नगण्य होता है।
इसी प्रकार एल्सवर्थ हंटिंगटन है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने 1945 में अपनी पुस्तक लिखी है मानव भूगोल के सिद्धांत। अब इस मानव भूगोल के सिद्धांत के अंदर इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र भी लिखा है और उसमें भौतिक जो दशाएं होती हैं उनसे जीव सभी जैविक तत्व प्रभावित होते हैं और उन सभी जैविक तत्वों से मानव प्रभावित होता है, जिसके कारण विभिन्न सभ्यताएं, धर्म, जाति, गुण विकसित हुए हैं। और इनका मानना है कि इन सब के पीछे जलवायु एक मुख्य कारण माना जाता है। अब मैकिंडर ने भी भूगोल की परिभाषा देते हुए बताया है, अब यदि इसकी परिभाषा का अध्ययन किया जाता है तो उसमें भी प्रकृति ही सर्वोपरि मानी जाती है। तो भूगोल वह विज्ञान है जिसका प्रमुख कार्य समाज में मनुष्य की अंतःक्रिया और उसके वातावरण के उस अंश का जिससे में स्थानीय भिन्नता मिलती है उसका निरूपण करना। इस तरह मैकिंडर की भौगोलिक अवधारणा भी नीतिवादी हो गई है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्ल मैके ने पशु और मानव के स्वास्थ्य पर भी मिट्टी और वनस्पति के प्रभावों का वर्णन किया है। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सेटलैंड द्वीप पाया जाता है 60 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के घोड़े देखे गए थे जिनकी ऊंचाई मात्र 3 फीट थी। तो प्रारंभ में तो ये परंपरा रही है कि उनकी ऊंचाई इतनी रही होगी, ये कोई विशेष नस्ल के होंगे इतनी। लेकिन जब उनको व्यापार के माध्यम से अमेरिका ले जाया गया और उनको प्रेरित घास खिलाई गई तो उनकी जो उत्पन्न संतानें हुई उनमें शारीरिक वृद्धि हुई और वो सामान्य गुणों के बराबर हो गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ की मिट्टी में किसी न किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी रही है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाया। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति अधिक प्रभावी होती है। अब इसी प्रकार से चीनी और जापानी जो व्यक्ति होते हैं विश्व के अन्य क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षा हल्के होते हैं, कम भार होता है। यदि इन व्यक्तियों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप के क्षेत्रों में ले जाया जाए और उनको वहीं पर रखा जाए आजीवन, तो उनकी जो उत्पन्न संतानें होंगी उनमें ऊंचाई में भी, लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगी और भार में भी वृद्धि हो जाएगी। अब इसी प्रकार एक गेडिश भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने मलेरिया के प्रकोपों का अध्ययन किया है और वो हिंदू और मुसलमान लोगों के ऊपर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो मलेरिया का जो प्रकोप है वो मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक पाया जाता है। तो उन्होंने इसका कारण ये बताया कि जो मुसलमान जो लोग हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन का अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, और हिंदू प्रोटीन का कम उपयोग करते हैं इसलिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। इसके कारण हिंदुओं पर मलेरिया का प्रकोप अधिक पाया जाता है। पशुजनित प्रोटीन का उपयोग भी मानव के जन्म दर को प्रभावित करती है। स्वीडन और डेनमार्क में पशुजनित प्रोटीन का उपयोग प्रतिदिन 63 व 60 ग्राम होता है। यहाँ पर जन्म दर 15 व 18 है, जबकि भारत मलेशिया में क्रमशः 7 और 8 ग्राम है। यहाँ पर जन्म दर क्रमशः 40 और 33 है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से प्रोटीन का अधिक उपयोग किया जाता है तो उसकी जन्म दर भी क्या होती है, प्रभावी होती है। इसी प्रकार पिग्मी व्यक्ति विश्व के बौने कद के व्यक्ति माने जाते हैं, अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन ये माना जाता है, निश्चयवादी विचारक ये कहते हैं कि इनको भी यदि अन्य क्षेत्रों के अंदर प्रवासित कर दिया जाए और वहीं पर इनको स्थायी बसा दिया जाए तो इनके भी शारीरिक वृद्धि हो सकती है। अब इसी प्रकार एक मैकिरसन भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने बंटू और मसाई लोगों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो बंटू जो लोग हैं वो तो कृषक हैं और मसाई जो लोग हैं पशुपालक हैं। मसाई लोगों की मैं आपको विशेषता बताऊँ, किताब में लिख रखा है कि ये पशु का गला बांध देते हैं और गला बांधने पर उनकी सांस घुट जाती है, उनकी नसें फूलती हैं, उन नसों के अंदर पिन चुभोते हैं,
पिन चुभोने से उनका जो ब्लड होता है वो रक्त के रूप धार के रूप में बाहर निकलता है और प्याले के रूप में उसको एकत्रित कर लेते हैं, फिर सीधा सीधा उसको पी जाते हैं। तो अब बंटू जो लोग होते हैं वो तो कृषक हैं और ये पशुपालक हैं, तो इनका शरीर जो मसाई जो लोग हैं उनका शरीर अधिक हृष्ट पुष्ट पाया जाता है। अब इसकी निश्चयवादी जो विचारधारा है, जब बोलबाला हो रहा है कि प्रकृति अधिक प्रभावी है, प्रकृति अधिक प्रभावी है, तो फ्रांस के अंदर इस विचारधारा का क्या हुआ है, सबसे पहले विरोध हुआ है कि प्रकृति कुछ नहीं है, मानव भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इसके अंदर आलोचना के अंदर यदि अपन देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जो कृषि प्रदेश हैं वहाँ पर प्रारंभ में कृषि नहीं की जाती थी। वहाँ पर जैसे ही मानव ने प्रवास किया है वहाँ पर गेहूँ, जैतून, जौ, अंगूर, फलों की खेती मानव परिश्रम का ही परिणाम है। अमेरिका में गेहूँ की खेती मानव निर्मित है। इसी प्रकार पृथ्वी तल पर जनसंख्या के वितरण में भारी विषमताएं पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण केवल पर्यावरण नहीं, मानव का चयन भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मानव जो भी प्राचीन जो सभ्यताएं हुई हैं वो नदी घाटियों के किनारे हुई हैं। इसका कारण क्या रहा है कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और मानव ने वहाँ पर उसका चयन किया है रहने के लिए। तो आज भी विश्व के जितने भी नदियों घाटियों के जो उपजाऊ मैदान हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गोरी जाति का निवास। अब ऑस्ट्रेलिया की एक जनसंख्या नीति है कि वो अन्य लोगों को बसने नहीं दिया जाता है, गोरी जाति के लोगों को ही बसने दिया जाता है। कारखानों की स्थिति भी का चयन भी मानव के द्वारा होता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण बताऊं कि राजस्थान के अंदर पाली में सूती वस्त्र, ये यहाँ सूती वस्त्र की भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारकों के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। तो ये मानव अपने उसमें प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। एक समान प्राकृतिक प्रदेश होते हुए भी वहाँ का विकास अलग अलग ढंग से हो सकता है। जैसे विश्वतरेय के जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उसमें अपन यदि रबर की कृषि की बात करते हैं तो रबर का जो प्रारंभ जो हुआ है वो अमेजन बेसिन से माना जाता है। लेकिन आज रबर की जो कृषि की जा रही है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी रबर का दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। अमेजन की कृषि पिछड़ी हुई है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर की कृषि अधिक विकसित की गई है। तो ये मानव के ही परिणाम है। ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाया मानव ने। अब ये मानव के प्रयास है। जैसे कि अपन उदाहरण लें कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होने से वो ऊसर भूमि, मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार शीत प्रदेशों में सर्दी से बचने के लिए और गर्म प्रदेशों में गर्मी से बचने के लिए मानव ने अनेक तकनीक का विकास किया है। मानव ने समुद्र की तलीय अंतरिक्ष में मानव के निवास की योजनाएं बनाई हैं। इसी प्रकार किरचॉफ हुए हैं। इन किरचॉफ ने कहा कि मनुष्य कोई स्वचालित मशीन नहीं है, मनुष्य की भी कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के अनुसार ही वो कार्य करता है। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी मानव ने बहुत अधिक विकास किया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी अधिक वृद्धि की है कि मानव अपने प्रयास से आज वर्तमान समय में जैसी चाहे वैसी संतानें उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार इस विचारधारा के मुख्य जो आलोचक जो माने जाते हैं, हिगल, उन्होंने कहा कि ये प्रकृतिवाद की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जहाँ पर ग्रीक लोग रहते हैं आज वहाँ पर रोमन लोग रह रहे हैं, इसलिए व्यर्थ की बातें हैं। थैंक यू।